नमस्कार। रात्रि 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज के न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ गई, किस लिए गवर्नमेंट इसको संशोधित करना चाहती है। दूसरा, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के ऊपर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने नाराजगी जताई है, जिस पर हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो अपना दृष्टिकोण बताएं, क्योंकि जनता की आवाज सर्वोपरि है। लेकिन इन सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन भर के प्रमुख समाचारों की। तो आइए आज के दिन भर के प्रमुख समाचारों पर एक नजर डालते हैं। आसाम लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ भी कानून बनाएगी सरकार, सीएम हेमंत। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से मांगा जातियों से जुड़ा डाटा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में कई जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा डाटा। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, सजा माफी में हो रही देरी से खफा दिखा सुप्रीम कोर्ट। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों की बैठक आज, सशस्त्र बलों की वित्तीय योजनाओं में तालमेल पर होगी चर्चा। महिला वन अधिकारी को धमकाने वाले टीएमसी नेता अखिल गिरी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, बोले कोई पछतावा नहीं। लड़की बहन योजना के खिलाफ दायर पीआईएल खारिज, हाईकोर्ट ने कहा हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार जम्मू कश्मीर में हो चुनाव, खरगे ने रखी मांग। कर्नाटका भाजपा जेडीएस की पदयात्रा तीसरे दिन भी जारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम सिद्धरामैया से इस्तीफे की मांग। मौत का कुआं बन गई है ये जगहें, कोचिंग सेंटर हादसे पर एससी की तीखी टिप्पणी। वक्फ कानून में संशोधन पर नकवी बोले इसकी जरूरत है, कांग्रेस सांसद ने कहा पहले बिल पर चर्चा जरूरी। वक्फ कानून में संशोधन पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बोले सरकार के फैसले का मिलकर करे स्वागत। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर जारी, गुजरात महाराष्ट्र के कई शहर हुए जलमग्न। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 7वें दिन भी बचाव कार्य जारी, 2500 से अधिक लोगों का शिविर बना सहारा। बंगाल को बांटने के खिलाफ एक प्रस्ताव विधानसभा में पेश, सर्वसम्मति से हुआ पास। बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने देश छोड़ा, इस्तीफा देने की भी अटकलें। ईवी का सपना पड़ रहा है फीका, वैश्विक स्तर पर वाहन निर्माताओं ने लगा दिया है ब्रेक। अयोध्या दुष्कर्म मामला, रेप पीड़िता को लखनऊ मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर, एम्बुलेंस से हुई रवाना। गोंडा सीएम के कार्यक्रम में जाने से रोकने पर नाराज भाजपाइयों का प्रदर्शन। भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री किए गए थे वापस, इसके चलते किया प्रदर्शन। दिल्ली सिरफिरे आशिक की शिकायत करने पहुंची थी मां बेटी, घर पर चाकू से किया हमला, एक की मौत। हिमाचल क्लाउड बर्स्ट, मंडी में आपस में लिपटी मिली मृत मां बेटी, 45 लोग अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर 370 से आजादी के 5 साल, अलगाववादी सोच हाशिए पर, लोकतंत्र मजबूत। बांके बिहारी दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, 3 किलोमीटर लंबी कतार, वृंदावन की सड़कें हुई जाम। आगरा मेट्रो, एमजी रोड की 2, दिल्ली हाईवे की 3 लेन होंगी बंद, रूट का सर्वे हुआ पूरा। भारत समेत दुनिया भर के शेयर मार्केट में बुरी तरह गिरे, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी गिरी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज।
इजरायल के खिलाफ ईरान न करे कोई हिमाकत, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उतारे क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और फाइटर स्क्वाड्रन। इसराइल ने गाजा के स्कूल में किया हमला, 15 फलस्तीनियों की मौत, 9 आतंकवादी भी मारे गए। गाजा और यूक्रेन में फंसी दुनिया, इधर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने तैनात कर दी 250 परमाणु मिसाइलें। किम जोंग उन ने अमेरिकी खतरे से मुकाबले के लिए सेना की परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने का किया आह्वान। आप न्यूज बीएमएच के साथ अपने विज्ञापन को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अभी डायल करें 8077205306। ये थे आज के दिन भर के समाचार। अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें केंद्र सरकार को संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके ऊपर एक बृहद रिपोर्ट देखिए। आज हम भारत को वक्फ बोर्ड के लिए कानून संशोधन की आवश्यकता क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर सच में देखा जाए तो इसका प्रमुख कारण वक्फ बोर्ड के कब्जे में कई संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर लगातार विवाद चल रहे हैं। अब अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ये सटीक आंकड़े नहीं माने जा सकते, क्योंकि आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं, इनमें बदलाव होता रहता है और ये आंकड़े विभिन्न राज्यों में अलग अलग भी हो सकते हैं। सरकारी आंकड़ों और रिपोर्टों पर अगर दृष्टि डाली जाए तो लगभग 1 लाख वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर विवाद है। इनमें से अधिकांश विवाद अवैध कब्जे, गलत पंजीकरण और प्रबंधन में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। विवादित वक्फ संपत्तियां कई लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। विभिन्न राज्यों में इन संपत्तियों का आकार और संख्या भिन्न है। कुछ प्रमुख राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के विवाद अधिक हैं। उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पर आता है। यहाँ वक्फ संपत्तियों के विवादित मामलों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक संपत्तियां भी शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में बड़ी मात्रा में संपत्तियां हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। ये संपत्तियां लगभग 8 लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। 8 लाख एकड़ भूमि, आप समझें इसको। इनमें मस्जिद, दरगाहें, इमामबाड़े, मकबरे, कब्रिस्तान, मदरसे, स्कूल, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं शामिल हैं। इन संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंधन राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वे वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित करें। हालांकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई समस्याएं और विवाद भी होते रहे हैं, जैसे कि अवैध कब्जा, अपर्याप्त रखरखाव और पारदर्शिता की कमी। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा वक्फ अधिनियम में सुधार और सख्त निगरानी की आवश्यकता को महसूस किया गया है। भारत में वक्फ बोर्ड का निर्माण 1923 में हुआ था। इसका उद्देश्य मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन करना था। इसके बाद वक्फ संपत्तियों में प्रबंधन को अधिक संगठित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 1954 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। वर्तमान में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाता है, जो 1996 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है। वक्फ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का धार्मिक, परोपकारी या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान करना। इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाता है।
इसका प्रशासन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधि होते हैं। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। वक्फ संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में पंजीकृत किया जाता है। संपत्ति का मालिक इसे वक्फ घोषित करता है और बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन करता है। वक्फ बोर्ड इसकी जांच करता है और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से बचाने और उनके रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होता है। यदि कोई संपत्ति वक्फ के रूप में पंजीकृत है तो उसे बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास कानूनी अधिकार होते हैं। यदि किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है तो वक्फ बोर्ड न्यायालय में जाकर मुकदमा दायर कर सकता है और अवैध कब्जेदार को हटाने का आदेश प्राप्त कर सकता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है। यह ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों से जुड़े सभी विवादों का निपटारा करता है। वक्फ बोर्ड की वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, नियंत्रण और संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी। वे संपत्तियों का रखरखाव, विकास और उसके उपयोग की निगरानी करते हैं। इन नियमों और प्रक्रियाओं का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित उपयोग, संरक्षण सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब इन नियमों के विपरीत हुआ क्या। तो आइए अब इस पर एक दृष्टि डालते हैं। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत कई खामियां थी जिनका दुरुपयोग वक्फ बोर्ड द्वारा समय समय पर किया गया। पंजीकरण की प्रक्रियाओं में स्पष्टता की कमी थी जिसके कारण कई संपत्तियों को बिना उचित जांच के वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया। वक्फ बोर्ड ने कई बार गैर वक्फ संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत कर लिया जिससे कई सारे विवाद उत्पन्न हुए। वक्फ बोर्ड पर उचित निगरानी और नियंत्रण की कमी थी जिससे उनके कार्यों में पारदर्शिता की कमी पाई गई। वक्फ बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी संपत्तियों का दुरुपयोग कर सकते थे, जैसे कि अवैध रूप से संपत्ति को किराए पर देना या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करना। वक्फ ट्रिब्यूनल की कार्यवाही धीमी और जटिल है जिससे विवादों का समाधान जल्दी नहीं हो पाता और आदमी परेशान रहता है। वक्फ बोर्ड विवादों को लंबे समय तक लटकाता है जिससे वे अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकें। वक्फ बोर्ड द्वारा वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है जिससे धन का दुरुपयोग होता है। वक्फ बोर्ड के मदरसों ने धन का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया और वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और विकास के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए उचित नीतियों और नियमों की कमी है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी संपत्तियों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग कराते देखे गए हैं। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी थी जिससे राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग होता था। अपात्र व्यक्तियों को वक्फ बोर्ड में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता रहा है जिससे कार्य कुशलता और ईमानदारी में कमी आती है।
इन खामियों को दूर करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन और वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इससे वक्फ संपत्तियों का उचित और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा और उससे पैसा भी कमाया जा सकेगा। वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित बदलाव कर सकती है। उनके ऊपर भी हम आपका गौर कराना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप उसको भी ध्यान से देखें। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए अधिक सख्त और पारदर्शी जांच प्रक्रियाओं को लागू करना, पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल करना और एक केंद्रीकृत डाटाबेस बनाना जिससे सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी हो सके। नियंत्रण और निरीक्षण में सुधार के लिए नियमित रूप से स्वतंत्र ऑडिट कराना ताकि वक्फ संपत्तियों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंध की जांच हो सके। एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। वक्फ ट्रिब्यूनल के मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों और तकनीकी सहायता प्रदान करना। वक्फ विवादों के समाधान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, वक्फ बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त और ऐसे नियम प्रक्रियाएं लागू करना जिनसे हर काम जल्दी निपटाया जा सके। वक्फ बोर्ड की वित्तीय रिपोर्ट और संपत्तियों के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्पष्ट नीतियां और नियम बनाना, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पेशेवर और प्रशिक्षित प्रबंधकों की नियुक्ति करना, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता और मेरिट आधारित प्रणाली अपनाना, एक स्वतंत्र लोकपाल नियुक्त करना जो वक्फ बोर्ड के कार्यों की निगरानी कर सके और शिकायतों का समाधान कर सके। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों और हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना, वक्फ संपत्तियों और उनके उपयोग के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना, वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली में ई गवर्नेंस को शामिल करना ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक कुशल और पारदर्शी हो सकें। वक्फ संपत्तियों की GIS यानी ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग करना ताकि संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन में सुधार हो सके। इन सुधारों को लागू करके केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम और वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली में सुधार करने जा रही है जिसके कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स प्राप्त हो रही हैं। इससे वक्फ संपत्तियों का उचित उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही केंद्र का कहना है कि जो भूमि विवादित है उनकी निष्पक्ष जांच की भी आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो सच में बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जिनके हितधारकों को इससे अवश्य लाभ प्राप्त होगा। ये आज की स्पेशल रिपोर्ट थी। आगे मुख्य समाचारों पर चलते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की है कि आरक्षण में उप वर्गीकरण होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप कमेंट करके ये बताएं कि मायावती जी की नाराजगी ठीक है अथवा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है। बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए
इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा मात्र अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ व दबाव से प्रेरित न होकर यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे देश में SC व ST वर्गों के हितों में अपने 1 अगस्त सन 2024 के दिए गए फैसले पर खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए, तब्दीली लाए, वरना इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। नहीं, उसका खिलाफत इन्होंने नहीं किया। वो पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग SC और ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो SC ST का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था। आज के समाचारों में सिर्फ इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।